तो अभी तक की जितनी भी क्लास हम लोगों की हुई उसमें हम लोगों ने वर्टिकली अपोजिट एंगल पर काफ़ी चर्चा कर ली है ना। और इवन तुम्हारी टेक्स्ट बुक के कुछ सॉल्ड एग्जाम्पल से उस पर भी बातचीत कर ली। आज हमारा प्राइमरी कंसर्न ये है कि लीनियर पेयर का जो टॉपिक है, लीनियर पेयर के टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना। आज के पर्टिकुलर टॉपिक में मैं सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस करा रही हूँ जिसमें ये नहीं होता है टू फाइंड वाले क्वेश्चंस कि अगर आपको वैल्यू दी हुई है तो ये कैलकुलेट करो, वो कैलकुलेट करो, उस टाइप के क्वेश्चंस। और इसके बाद हम लोग जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेंगे उसमें हम शो दैट वाले क्वेश्चन से बात करेंगे, है ना। तो पहले यार टू फाइंड वालों के साथ थोड़ा लीनियर पेयर में हाथ जमा लेते हैं और उसके बाद फिर शो दैट वाले क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। खैर, तो देखो ज़रा, सबसे पहला तुम लोगों के पास एकदम आसान सा सवाल आ रहा है, प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा। क्वेश्चन नंबर 1, आप लोगों को एक रे दिया हुआ है इस तरीके से, ये एक रे दिया हुआ है, ठीक है। रे मतलब दोनों तरफ आपको एरोज दिखेंगे। इस रे पे ऑब्वियसली मुझे पॉइंट्स कंसिडर करने पड़ेंगे। यहाँ पे लेट्स से ओ पॉइंट है, ऊपर की तरफ हमने क्या बना लिया, एक और रे, उसको ले लिया सी पॉइंट, ठीक है। अब ये वाला जो है ये मैंने ले लिया एंगल वाई और ये मैंने ले लिया है क्या, आप लोगों का एंगल एक्स। अब यहाँ पे दो इसके क्या करने हैं, हमको सब पार्ट्स बनाने हैं इस क्वेश्चन के। पहला सब पार्ट ये है कि अगर मान के चलते हैं एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 75 होगी, तो आपको ये बताना है कि उस केस में y की वैल्यू कितनी होगी। और उसके बाद बी पार्ट में आ जाते हैं। बी पार्ट में अगर आपको y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 110 दी हुई है, ठीक है, यानी कि 110, तो ऐसे केस में x जो है वो आपका कितना होगा। ख़त्म कहानी, इतना सा छोटा सा पार्ट, ठीक है। चलो बढ़ो आगे। तो किस तरीके से करेंगे इसको, सबसे पहले तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट मत लगाना, क्योंकि उसके लिए वैसे भी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस दी हुई होती है। अब कई लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस तो दी है ना, ये देखो ना मैडम, अगर आप इसको एक्सटेंड कर लोगे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बन गई। तो डेफिनेटली इंटरसेक्टिंग लाइंस का आप यहाँ कंसेप्ट लगा सकते हो, बट नीड नहीं है ना। सादा सिंपल सा सवाल है, लीनियर पेयर के टॉपिक से हो जाना है। तो हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो आपका ए बी है, ए बी कैसी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। अगर आपको कभी भी कोई भी चीज़ एक स्ट्रेट लाइन दिखती है तो बेझिझक उस पर आप क्या लगा सकते हो, लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगा सकते हो कि उस लाइन के ऊपर या उस लाइन के नीचे आपको जितने भी एंगल्स दिख रहे हैं उनका आप एडिशन कर लो, है ना। और वो एडिशन किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो लाइन के ऊपर हमें दो एंगल दिख रहे हैं, एक का नाम है AOC और दूसरे का नाम है किसका, BOC। तो क्या हो जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। इसी को हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर। अब एंगल AOC अगर मैं पहले वाले केस के अकॉर्डिंग बात करूं तो यहाँ पे लिखना अकॉर्डिंग टू केस A, यानी कि जो आपको पहला केस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो AOC यानी कि कितना y और BOC यानी कि कितना x। तो ऐसे केस में केस 1 में आपको x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 75, तो y वैसे का वैसी और x की जगह क्या लिख दिया हम लोगों ने, 75 इक्वल टू कितना, 180। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 75, यानी कि यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 105 डिग्री। ये हो गई हमारे पास किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। डन, ख़त्म कहानी, ठीक है। ये इस तरीके की चीज़ें थी जो आपसे पूछी जा सकती हैं। अब सिमिलरली केस नंबर बी में क्या है, केस नंबर बी में कुछ नहीं है, बस आप लोगों को वैल्यू बदल दी है। केस नंबर बी के अकॉर्डिंग y की वैल्यू बताओ कितनी है, केस नंबर बी के अकॉर्डिंग y की वैल्यू कितनी है, 110। तो y की जगह 110 पुट कर दिया और उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस x इक्वल टू कितना, 180। सो देयरफॉर यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 110। देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 70 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 70 डिग्री, राइट। सो वी आर डन हियर।
यहाँ से हमको पता चल गया कि x हमारा इतना है। तो इस तरीके के छोटे छोटे प्यारे प्यारे तुमसे सवाल पूछे जा सकते थे, ठीक है, और उसके बारे में हमने डिस्कशन भी कर लिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, जैसे कि ऊपर दिया हुआ था, यहाँ पे भी दी हुई है। ये एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, इसके दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, एरो लगे हुए हैं। इसको नाम दे दिया है सी पॉइंट, इसको दे दिया है ए पॉइंट, इसको दे दिया है बी पॉइंट। और ऊपर इस तरीके से हमने क्या कर लिए, एरो ले ली, इसको हमने नाम दे दिया कौन सा, डी पॉइंट। डन। ये जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को क्या कहा है, 5x + 30, और जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को क्या कहा है हमने, 2x + बोलो कितना, 10। क्वेश्चन मेरा यहाँ पे सिंपल सा बस इतना है कि x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और x की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ठीक है। तो क्वेश्चन है उसमें आपको ऑब्वियस है कि यहाँ पे x की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी ही करनी है, बट x की वैल्यू कैलकुलेट करने के अलावा यहाँ पे तुम्हें एंगल CAD इसकी वैल्यू भी निकालनी है। अब कैसे करेंगे, तो अगेन यहाँ पे हमको साफ साफ समझ में आ रहा है कि वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो बस लिख दो कि BAC इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अगर BAC एक स्ट्रेट लाइन है तो उसके ऊपर या उसके नीचे जो आपको दो एंगल्स दिख रहे हैं, आप उन दोनों एंगल्स का एडिशन बराबर कितना लिख सकते हो, 180 डिग्री लिख सकते हो, है ना। तो इस हिसाब से क्या मैं ये लिख सकती हूँ, एंगल CAD प्लस में आपका एंगल BAD, ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। और रीज़न हम लोगों ने क्या दे दिया, लीनियर पेयर। मैं वहाँ पे LP लिख रही हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको भी LP लिखना है, आपको वहाँ पे पूरा लीनियर पेयर वर्ड लिखना है। अब देखो CAD क्वेश्चन में कितना दिया है, 5x + आप लोगों को 30, तो मैंने CAD की जगह लिख दिया 5x + 30। BAD कितना दिया हुआ है, उसकी जगह लिख दिया 2x + 10, और ये इक्वल टू कितना आ गया, 180। ये वैल्यूज़ आई कहाँ से, ये गिवन डेटा से आई, तो यहाँ पे हमने इसको क्या लिख दिया, गिवन। ठीक है, कहानी ख़त्म। अच्छा, अब क्या कर सकते हो, जो x है आप लोग ऐड जितने को कर सकते हो आप उसको ऐड वगैरह कर लो। तो 5x + 2x दैट वुड बी आपका 7x, 30 + 10 ये हो गया 40 इज इक्वल्स टू 180। तो देयरफॉर यहाँ से ये हो गया 7x इक्वल्स टू कितना, 140, माइनस कर लिया। x की वैल्यू अगर निकालनी है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 140 डिवाइडेड बाय 7। सो देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है, 20। ये तो x की आई, और खैर मुझे वो x पूछा भी था, अच्छी बात है कि x की वैल्यू हम लोगों के पास आ गई। बट क्या x की वैल्यू को निकालने के अलावा और भी कुछ कैलकुलेट करना था क्या, बिल्कुल एक और चीज़ कैलकुलेट करनी थी। क्या, आपको एंगल CAD कैलकुलेट करना था। तो एंगल CAD क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो एंगल CAD आपको कितना दिया हुआ है, 5x + 30 दिया हुआ है। तो CAD की जगह क्या लिख सकते हैं, 5x + 30। x की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, 20, और ये हो गया आप लोगों का प्लस में 30। 5 2 सा आपका 10, और एक वो 0 100, और ये 30। तो यहाँ से एंगल CAD की वैल्यू कितनी आ गई है, 130 डिग्री। खैर अगर दूसरा एंगल भी पूछता तो वो दूसरा एंगल भी हम निकाल सकते थे, बट उसने पूछा नहीं, हमने निकाला नहीं, है ना। तो जितना पूछा जाए उतना निकालो,
और बात ख़त्म कर दो। ऐसा नहीं है कि तुम वो एक और इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें एक्स्ट्रा दी हुई है, अगर तुम वो कैलकुलेट कर लोगे तो कैलकुलेट करने से कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ बुरा डेफिनेटली नहीं होगा, बट जितना पूछा है उतना निकालो। हाँ, लास्ट लाइन लिखना मत भूलना, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एक्स इज 20 एंड द मेजर ऑफ एंगल CAD इज 130 डिग्री। लास्ट लाइन कभी लिखना नहीं भूलना, ठीक है। वो प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है एक अपने आंसर की। खैर, तो ऐसा तुम्हें और भी कोई कॉम्बिनेशन दे सकता था। जैसे मान लेते हैं तुम्हें कुछ इस प्रकार का कॉम्बिनेशन दे देता कि ये आप लोगों के पास एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे नाम दे दिया गया है, यहाँ पे पॉइंट A, यहाँ पे पॉइंट O, यहाँ पे पॉइंट B। अगेन यहाँ से हमने क्या बना ली, इस तरीके की एक एरो बना लिया, ठीक है। इसको नाम दे दिया C और यहाँ पे नाम दे दिया आप लोगों का कितना, एक मिनट, हाँ, इसको दे देती हूँ मैं 4y और इसको मैं नाम दे देती हूँ कितना, यहाँ पे आपका 2y। अब अगेन वही घिसा पीटा हम लोगों का सवाल। क्वेश्चन इस बार ये पूछा गया है कि सिर्फ आप यहाँ पर y की वैल्यू कितनी होगी, आप वो वैल्यू मुझको बता दीजिए कि यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है। तो डोंट यू थिंक कि ऊपर में जो आपको अभी सवाल करवा के दिया गया था ये एग्जैक्टली वैसा है। x की जगह y आ गया है, वहाँ पे कुछ नंबर्स थे प्लस में माइनस में माइट भी, यहाँ पर वो नहीं है। बस इतना से ही तो चेंज है, बाकी तो ऑलमोस्ट सब कुछ आपको सेम ही दिख रहा है ना, और तो कोई चेंज यहाँ पे दिख नहीं रहा है। खैर, तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि आपका AOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अगर AOB एक स्ट्रेट लाइन है तो उस लाइन के ऊपर के दोनों एंगल्स का एडिशन हम इक्वल टू 180 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, एंगल AOC, ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस में एंगल BOC इक्वल टू कितना, इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर। खत्म। अब AOC कितना है, वो है 4y और BOC कितना है, दैट इज़ 2y इक्वल टू 180। अब ये जो वैल्यूज़ आई, ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं, इसका रीज़न प्रोवाइड करो। तो ये वैल्यूज़ तो हमको गिवन में दी थी, तो बाजू में रीज़न भी लिखिए आप गिवन। 4y प्लस 2y कितना हो जाएगा, 6y इक्वल टू 180। सो यहाँ से y की अगर मैं वैल्यू देखूँ तो कितनी आ जाएगी, 180 डिवाइडेड बाई 6। सो देयरफॉर y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास, 30। यही पूछा था हम लोगों को, तो जो भी तुम्हारा फाइनल आंसर है उसको बॉक्स में डालो और लास्ट लाइन लिखना नहीं भूलना, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ y इज 30। अब ध्यान रखना, y कोई एंगल फैंगल नहीं है, y जस्ट एक वेरिएबल था, है ना, y इज जस्ट अ वेरिएबल। तो वहाँ पे 30 के ऊपर डिग्री मत लगा देना पगलो जैसे, ठीक है। y इज जस्ट अ वेरिएबल, वो वेरिएबल के अलावा वो और कुछ भी नहीं है। ओके, ठीक है, वेरी गुड। अब आते हैं अगले सवाल में, बट अगले सवाल में मूव करने से पहले थोड़ा सा सुन लो मेरी बात। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछा जा सकता था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल AOC एंड BOC। तो अगर एंगल AOC और BOC अगर पूछ लेता तब क्या करते, तो कोई घबराने की बात नहीं है। पहले आप जैसे y निकाले हो आप वैसे ही y निकालते। एंगल AOC कितना है, एंगल AOC इज 4 टाइम्स ऑफ y, तो 4 और y को मल्टीप्लाई कर दो, AOC आ जाएगा। सिमिलरली BOC अगर फाइंड करने को कहता तो वो 2 टाइम्स ऑफ y है, 2 और y को मल्टीप्लाई कर दो, BOC आ जाता। मतलब जो भी उस डायग्राम में दिया है, बस वहाँ पे उस वेरिएबल की वैल्यू को वहाँ पे आपको क्या करना था, पुट करना था, ठीक है। चलो एक और थोड़ा सा बच्चों लेवल का सवाल कर लेते हैं। ये सारे एकदम बच्चे लेवल के सवाल हैं, बट मैं बता दूँ कई सारे स्टूडेंट्स 9th क्लास में आ जाते हैं और उनको ये बच्चे टाइप के सवाल नहीं आते, क्योंकि छोटी क्लासेस में कुछ पढ़कर नहीं आए होते ना, बस बड़े हो जाते हो तुम, पढ़ते वढ़ते कुछ नहीं हो। तो इसीलिए अपन ये सारे एकदम 0 लेवल के सवाल कर रहे हैं, ताकि अभी जब तुम आगे थोड़े शो दैट के अच्छे किस्म के सवाल करो तो उस वक्त तुमको तकलीफ ना हो, है ना। चलो, ये वाला एंगल इस बार क्वेश्चन में दिया हुआ है 125 डिग्री, ये क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। और आपको क्या कैलकुलेट करने को बोला है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOC, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो, रिफ्लेक्स कैलकुलेट करने से पहले एक स्टूडेंट को रिफ्लेक्स का मतलब पता होना चाहिए। अब वैसे तो जिस दिन मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी लाइन्स एंड एंगल्स की, उस इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने रिफ्लेक्स का मतलब बताया था, बट स्टिल कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको याद नहीं है। तो पहले अपनी नोट्स कॉपी को देखो, रिवाइज करो, अपने आप को खुद को अपडेट करो और फिर मेरे को बताओ, ठीक है।
तो फिर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आओ, क्योंकि अगर आपको रिफ्लेक्स का मीनिंग ही नहीं पता है तो काम कैसे करोगे बताओ, नहीं हो पाएगा ना काम। खैर आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्स का मतलब समझते हैं। तो देखो रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है कि जो जिस भी एंगल का आपको रिफ्लेक्स कैलकुलेट करने को बोला जा रहा है, आप पहले तो वो एंगल कैलकुलेट कर लो। ठीक है, कर लेते हैं। अगर आपने वो एंगल कैलकुलेट कर लिया तो उस एंगल को 360 डिग्री में से माइनस कर दो, तो जो बचा कुचा है, दैट बचा कुचा इज नोन एज व्हाट, रिफ्लेक्स। ठीक है, उस बचे कुचे को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स कहते हैं। दैट बचा कुचा इज नोन एज व्हाट, रिफ्लेक्स। खैर अभी मुझे एंगल AOC का रिफ्लेक्स कैलकुलेट करना है, तो पहले तो मेरे पास एंगल AOC होना चाहिए। क्या मेरे पास एंगल AOC है? नहीं है, मेरे पास एंगल AOC नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करें, पहले आप एंगल AOC कैलकुलेट करिए। ठीक है, पहले आप एंगल AOC कैलकुलेट करिए। कैसे करेंगे? अगेन वही हम लोगों की हमेशा की फिलॉसफी कि AOB ये हम लोगों का क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो आप एंगल AOC को और एंगल BOC को अगर आप ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, रीज़न, लीनियर पेयर। ठीक है, एंगल AOC की तो वैल्यू आपको नहीं दी, खैर कोई बात नहीं, बट BOC की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 125 डिग्री इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब अगर मेरे को यहाँ से एंगल AOC की वैल्यू निकालनी है तो 180 में से मैं 125 माइनस करूँगी, और माइनस कर लेने के बाद हमारे पास क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 55 डिग्री। ठीक है, ये आ गया। बट ये तो एंगल AOC की वैल्यू है, AOC हमको कैलकुलेट करने को नहीं कहा गया था। हमें क्या कैलकुलेट करने को किया गया था, AOC का रिफ्लेक्स। तो AOC का रिफ्लेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिन्होंने पुरानी क्लासेस की हैं उनको पता होगा, इससे पहले भी मैंने ये चीज़ कैलकुलेट करवाई है। किसी भी एंगल का अगर आपको रिफ्लेक्स कैलकुलेट करना है, आप 360 डिग्री में से वो पर्टिकुलर एंगल आप माइनस कर दीजिए तो आपका रिफ्लेक्स आ गया। तो अभी AOC कितना है आपके पास, 55, तो 360 में से आप 55 माइनस कर दो तो जो आंसर आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 305। तो ये 305 डिग्री विल बी योर आंसर, दैट इज रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOC। तो ऐसा मत सोचना कि हमेशा किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने को कहेगा, किसी एंगल की वैल्यू फाइंड करने को कहेगा। हो सकता है वो आपसे पूरा लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगवाने के बाद, ठीक है, पूरा लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगवाने के बाद वो हो सकता है आप लोगों से क्या करवाए, वो आप लोगों से उस पर्टिकुलर एंगल का हो सकता है रिफ्लेक्स भी कैलकुलेट करवा ले। तो अगर वो रिफ्लेक्स कैलकुलेट करवाता है तो फिर ये तरीका होगा रिफ्लेक्स को कैलकुलेट करने का। ठीक है, डन, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी और भी इसके जैसे सवाल क्रिएट किए जा सकते हैं, जैसे कि मान के चलो एक सवाल तुम लोगों के सामने और आ गया। क्या है ये सवाल, अगेन तुम लोगों को स्ट्रेट लाइन दी हुई है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का खैर नामांकन कर देते हैं, इसको A पॉइंट दे दो, इसको O पॉइंट दे दो, इसको B पॉइंट दे दो। यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इसको आप नाम दे दीजिए C पॉइंट, बराबर है ना। अच्छा अब देखो क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि एंगल AOC का रेशो एंगल BOC के साथ आपको दिया हुआ है कितना, 7:2, ये रेशो आपको दिया है। और पेपर में मतलब क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या कहा गया है कि एंगल AOC एंड आपका जो एंगल BOC है, इनकी आप वैल्यूज़ कैलकुलेट करिए। ये क्वेश्चन वाले का आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जब मैंने तुम्हें वर्टिकली, ठीक है, अपोजिट एंगल वाला कंसेप्ट पढ़ाया था, तो उस वर्टिकली अपोजिट एंगल वाले कंसेप्ट में मैंने तुमको बहुत ही अच्छे से ये चीज़ सिखाई है कि जब भी आपका रेशो आता है, आप कभी भी क्वेश्चन को रेशो के टर्म्स में तो सॉल्व करिए ही मत। हमेशा आप वहाँ पे पहले कॉमन फैक्टर ले लीजिए और कॉमन फैक्टर लेने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो ये मैं ऑलरेडी उस पुरानी क्लास में आपको सिखाई हूँ, तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें कोई तकलीफ होगी। ठीक है, तो उस कॉमन फैक्टर के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। बताओ, कॉमन फैक्टर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो जो कॉमन फैक्टर या जो वेरिएबल तुमको पसंद है तुम ले लो, कोई ऐसे ही बंदिश नहीं है। लेट कॉमन फैक्टर बी x, मैंने x को ले लिया मेरा कॉमन फैक्टर। अगर मैं x को मेरा कॉमन फैक्टर ले लूँगी तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये जो एंगल आप लोगों का AOC है, जो आपको 7:2 दिया था, मतलब एंगल AOC
अपॉन एंगल BOC। रेशो का मतलब यही होता है अपॉन, जो आपको 7:2 दिया था, तो आप यहाँ से एंगल AOC को कितना ले सकते हो, 7x ले सकते हो, और एंगल BOC को आप कितना ले सकते हो, 2x ले सकते हो। ये फ़ायदा होता है किस चीज़ का, कॉमन रेशो या कॉमन फैक्टर ले लेने का। ठीक है, ये फ़ायदा होता है। खैर कर लिया हमने, ये फ़ायदा उठा लिया। ओके, अब क्या करें, अब अगेन वही लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगा लो, यानी कि आपको ये वाला एंगल AOC कितना पता है कि ये 7x है, ये वाला एंगल आपको पता है कितना है, 2x है। अब आप लगा लो, ठीक है, तो वहाँ पे लिख दो वहाँ पे रीज़न कि AB आपकी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल्स हैं, यानी कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC, ये बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसका रीज़न हमने क्या दे दिया, लीनियर पेयर दे दिया। लिख लेना स्पेलिंग पूरी। AOC कितना है, 7x है, BOC कितना है, 2x है, इक्वल टू 180। अब देखो AOC और BOC 7x और 2x ये आपको पहले से दिए हुए तो नहीं थे, इतना तो मानते हो, है ना, ये दिए हुए तो नहीं थे, ये हमने निकाले हैं कॉमन फैक्टर वाले कंसेप्ट को यूज़ करके। तो इस जगह को आप इक्वेशन नंबर 1 दो, जहाँ पे वो वैल्यूज़ हैं, और जहाँ पे आपने उनकी वैल्यूज़ को पुट किया है वहाँ पे आप रीज़न दो फ्रॉम 1। इस तरीके से रीजंस वगैरह देना ज्योमेट्री में बहुत अच्छा रहता है, अदरवाइज़ नहीं देते हैं, डायरेक्ट लिखोगे तो मार्क्स कटते हैं। तो 7x प्लस 2x ये वाली चीज़ आपके पास कितनी हो गई, 9x इक्वल्स टू 180। सो देयरफॉर यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिवाइडेड बाय 9। ओके, एक मिनट, 180 डिवाइडेड बाय 9। सो देयरफॉर यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। ये x आया, बट क्वेश्चन में मेरे से x नहीं पूछा है, मेरे से इस बार एंगल्स की वैल्यू पूछी है। तो मैं एंगल्स कैसे निकालूँ, वेरी इजी। एंगल AOC जो है वो क्या है, वो 7 टाइम्स ऑफ x है, यानी कि मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, 7 × 20 दैट इज इक्वल टू 140 डिग्री लिखा जा सकता है। सिमिलरली जो एंगल BOC है वो क्या है, वो 2 टाइम्स ऑफ x है, तो यानी कि 2 × 20 यानी कि कितना आपका 40 डिग्री। तुम अब लास्ट लाइन लिख लो, मैंने एंगल्स तुम्हें निकाल कर दे दिए हैं। तो अगर आपको रेशो वाले क्वेश्चन भी आते हैं तो रेशो वाले क्वेश्चन को कॉमन फैक्टर का कंसेप्ट आपको लेना है, और कॉमन फैक्टर का कंसेप्ट लेकर आपको उसको क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। ठीक है, वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने, तुम्हें याद होगा वर्टिकली जब मैंने पढ़ाया था उस दौरान मैंने लिए थे, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो बिना वर्टिकली के भी अगर आप करते हैं ना, सिर्फ लीनियर पेयर के कंसेप्ट से, तो वो लीनियर पेयर के कंसेप्ट से हो रहे थे, बट स्टिल मैंने उसको तुम्हें किसके थ्रू करवाया था, वो पूरा क्वेश्चन मैंने तुम्हें किसके थ्रू करवाया था, वर्टिकली के थ्रू करवाया था, ताकि आप वर्टिकली को अप्लाई करना सीखो। खैर एक और चलो करते हैं क्वेश्चन, इस बार थोड़ा सा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करेंगे, बट जिस इंसान को समझ में आ गया है कि अच्छा ऐसे लीनियर पेयर लगाते हैं, वो कॉम्प्लिकेट फील नहीं करेगा, उसको ईजी लगेगा, बट जिसको नहीं समझ में आया उसको थोड़ा सा जा सकता है। याद रखना, मैथ्स आप कभी भी किसी दूसरे इंसान को करते हुए अगर देखोगे और उसको करते हुए देखकर अगर आप सीखोगे, ये नहीं होता। मैथ्स हमेशा कैसी होती है, एक अगर आपने किसी को करते हुए देख लिया है, देख लो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस इंसान के करने के बाद आपको उसके जैसे सवाल प्रैक्टिस करने होते हैं, चेकिंग करानी होती है, जहाँ गलती होती है उसको ठीक करना होता है, तभी आप एक्सेल कर सकते हो, अदरवाइज इट वोंट बी पॉसिबल। ठीक है, चलो ये एक लाइन दी हुई है, PX नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया पॉइंट Y, ये ऊपर की तरफ ये एक लाइन चली गई, यहाँ पे हमने नाम दे दिया Z, और यहाँ पे हम लोगों के पास एक और लाइन चली गई, इसको हमने नाम दे दिया Q। ये वाली वैल्यू x दी हुई है, ये वाली वैल्यू भी x दी हुई है, और ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, 64 डिग्री। ठीक है, ये दिया है। अब देखो इसमें टू फाइंड, मतलब क्वेश्चन में फाइंड क्या क्या करने को कहा है, एंगल x y q ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, और साथ ही साथ में आपको फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP। खैर सवाल दिख तो आसान रहा था, अब फाइंड करने के लिए भी कुछ चीज़ें दी गई हैं, तो एक काम करते हैं, नॉर्मली आप एक सवाल को अगर देखते और उस सवाल को देखकर आप क्या सॉल्व करते, पहले अपन वो वाली अप्रोच के साथ काम करते हैं। जैसे कि PX इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये तो आप जानते हो, अगर PX आपकी एक स्ट्रेट लाइन है तो ऐसे केस में उस लाइन के ऊपर आपको जितने भी एंगल्स दिख रहे हैं, एक एंगल दिख रहा है, 2 एंगल दिख रहा है, 3 एंगल दिख रहा है, जितने भी दिख रहे हैं उन सभी का एडिशन बराबर कितना होगा, 180। तो उसके ऊपर मुझे 3 एंगल दिख रहे हैं,
पहले का नाम क्या है PYQ, दूसरे का नाम क्या है QYZ, तीसरे का नाम क्या है XYZ। ये बराबर कितना डिग्री होगा 180, इसे कहेंगे लीनियर। ये इससे एक बात अपने छोटे से ब्रेन के अंदर डालो कि अगर किसी को ये लग रहा था कि लीनियर पेयर में हमेशा दो एंगल का एडिशन 180 होता है, तो ऐसा नहीं है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि दो एंगल का एडिशन 180 होता है। मैंने हमेशा तुमको ये कहा है उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपको जितने भी एंगल्स दिख रहे हैं उनका एडिशन बराबर 180। अगर दो दिख रहे हैं तो दो का एडिशन, तीन दिख रहे हैं इस केस के जैसे तो तीन का एडिशन, ठीक है, दो नहीं कहा है मैंने। खैर PYQ, इसकी वैल्यू आपको कितनी दी है x, इसकी वैल्यू कितनी दी है x, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 64, इक्वल टू बोलो कितना आ गया 180। इसका रीज़न हम लोगों ने क्या दे दिया यहाँ पर गिवन, क्योंकि गिवन था हमारा तो कुछ काम हमने किया नहीं है। x और x से मिलकर कितने हो गए 2x। अब देखो इसमें भी मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको अगर आप x प्लस x करने को कहते हो तो वो 2x ना करते हुए गधे जैसे उसको x स्क्वायर कर देते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। x प्लस x 2x होता है। वेरिएबल्स जब आप ऐड करते हैं, लाइक वेरिएबल्स जब आप ऐड करते हैं तो सिर्फ उनके सामने के नंबर्स ऐड होते हैं, ठीक है, सिर्फ उनके सामने के क्या ऐड होते हैं, नंबर्स ऐड होते हैं। अच्छा, इक्वल टू 180 और जो प्लस 64 था उसको मैंने वहाँ भेज दिया, ठीक है, डन, वहाँ पर हम लोगों ने इसको भेज दिया, ओके। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अब उसके बाद माइनस कर दो, कितना हो जाना है, इसने हो जाना है 116 इक्वल्स टू 2x, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा आपका x इक्वल्स टू कितना आएगा 116 डिवाइडेड बाई 2, इतना आ जाएगा। अच्छा, 116 डिवाइडेड बाई 2, ये चीज़ कितनी हो गई, x की वैल्यू यहाँ से आ गई 58, ये आई x की वैल्यू। बट क्वेश्चन में x नहीं पूछा है, क्वेश्चन में आप पढ़ो क्या पूछा है। क्वेश्चन में जब आपने रीड किया, आपने देखा, तो आपको ये पता चला कि क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है एंगल XYQ। अब अपनी आंखों से ढूंढो और देखकर मुझे बताओ कि एंगल XYQ किसे कहते हैं। तो देखो ये रहा x पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक आ गए, दिस इज़ y पॉइंट, ऊपर चले गए, दिस इज़ आप लोगों का q पॉइंट। तो यानी कि इस पूरे एंगल को हम XYQ कहते हैं। यानी कि अगर मैं XYQ एंगल की बात करूँ तो XYQ एंगल दो एंगल्स को ऐड करके बन रहा है, एक XYZ को ऐड करके बन रहा है और एक QYZ को ऐड करके बन रहा है। एग्री करते हो? तो यानी कि यहाँ पर ऐसा लिखा जा सकता है कि एंगल XYQ इज इक्वल्स टू एंगल XYZ प्लस क्या आ जाएगा, एंगल आप लोगों का ZYQ। जब इस तरीके से किसी एक बड़े एंगल को लिखते हैं हम लोग, दो छोटे छोटे एंगल्स का एडिशन, तो वहाँ पे रीज़न हमेशा देना चाहिए एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, यानी कि एंगल्स को ऐड किया जा सकता है, ये उस प्रॉपर्टी का नाम है। खैर, आपको XYZ ये वैल्यू कितनी दी है, तो क्वेश्चन में पहले से गिवन है 64, और ZYQ आपको कितना है, X क्वेश्चन में पहले से है। तो ये इसका रीज़न क्या होगा, इसका रीज़न होगा गिवन। अभी x की वैल्यू तो हमने अभी ऊपर निकाली, कितनी निकाली 58, है ना, x की वैल्यू हमने कितनी निकाली 58। तो यहाँ पे रीज़न दो कि x की वैल्यू को 58 लिखने का मकसद क्या है, फ्रॉम 1, 64 और 58 को ऐड कर दो, कितना आ जाता है 122। सो देयरफॉर यहाँ से पता चल गया कि एंगल XYQ इसकी वैल्यू कितनी आई है 122 डिग्री, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 122 डिग्री, डन। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या है, आगे ये है कि आपको एंगल QYP का रिफ्लेक्स निकालना है। तो जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा, अगर आपको रिफ्लेक्स कैलकुलेट करना है तो रिफ्लेक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या ज़रूरी है, रिफ्लेक्स कैलकुलेट करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आपके पास वहाँ पर क्या होना चाहिए, वो पर्टिकुलर एंगल होना चाहिए। अगर आपके पास वो पर्टिकुलर एंगल है तो आप उसको 360 डिग्री में से माइनस कर दो, रिफ्लेक्स आ जाएगा, है ना। तो अभी एंगल QYP पहले कहते किसको है, पहले तो आप वो देखो और मुझे बताओ कि एंगल QYP मैडम देखिए आप इसको कहेंगी। तो देखिए ये रहा आपका पॉइंट Q, ये Q से मैं आई कहाँ पर, Y की तरफ, Y से मैं कहाँ आई आपके पॉइंट P की तरफ। तो बेसिकली इस एंगल को QYP कहते हैं, जो कि आपको कितना दिया हुआ है X, है ना। तो अच्छा, यानी कि मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि एंगल QYP इज इक्वल्स टू कितना, X बराबर QYP इक्वल टू X। अब X मतलब कितना, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, X की वैल्यू 58। तो इसको रीज़न दे देते हैं गिवन कि X की वैल्यू एक मतलब QYP X है, ये हमें गिवन दिया है, और X की वैल्यू को हमने 58 पुट किया, ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1।
अब मुझे रिफ्लेक्स कैलकुलेट करना है, किसका रिफ्लेक्स कैलकुलेट करना है, एंगल क्यू वाई पी का। तो एंगल क्यू वाई पी का अगर मुझे रिफ्लेक्स कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप 360 डिग्री में से माइनस कर दीजिए एंगल क्यू वाई पी, तो जो भी आंसर आएगा वही आंसर क्या होगा उसके रिफ्लेक्स का। तो 360 माइनस 58 दैट विल बी 302। तो यहाँ से हमारे पास एंगल रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 360 डिग्री, सॉरी कितनी निकल के आ गई, 302 डिग्री। तो दो चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट करने को कही गई थी, आप उन दोनों को लास्ट लाइन में लिख लेना कि देयरफॉर ये बराबर ये बराबर ये, इतना इतना हमने कैलकुलेट किया। मैं जो क्वेश्चंस अभी करवा कर दे रही हूँ ना, इन क्वेश्चंस को करवाने का ये मीनिंग कतई नहीं है कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना। इसके जैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, वैल्यू चेंज हो सकती है, थोड़ा बहुत डायग्राम चेंज हो सकता है, बट ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि एग्जैक्टली इसी टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये अभी हम लोग एक क्वेश्चन और कर लो। देखो अभी तक मैं आपको हर बार डायग्राम बनाकर दे रही थी, इस बार हो सकता है डायग्राम अब आपको बनाना पड़े। जैसे कि लिखा हुआ है OA एंड OB आर अपोजिट रेज, ऐसा लिख के दिया है OA एंड OB आर व्हाट, अपोजिट रेज। एंड लिखा हुआ है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOD ये बराबर कितना दिया है, 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे फाइंड करना है एंगल COD। अब देखो ऐसे केस में डायग्राम अब आपको खुद बनाना है, ऐसे केस में डायग्राम अब आपको खुद बनाना है, मुझको नहीं बनाना है। तो डायग्राम अगर बनकर मिलता है तो डायग्राम से स्टडी करके आंसर निकाल लेना क्वाइट ईजी है, बट डायग्राम पहले बनाओ और बनाने के बाद फिर आंसर निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो OA एंड OB आर अपोजिट रेज, ऐसा उसने कहा है। यानी कि अगर मैं ये O पॉइंट लूँ तो उस O पॉइंट से इस तरफ जो एक रे जा रही है इसका नाम है OA, और दूसरी एक और रे है जो इसी पॉइंट O से जा रही है, क्योंकि नाम है ना OB, तो इसका नाम क्या है, लेकिन अपोजिट है, तो अपोजिट मतलब ज़रूर इस तरीके से पीछे की तरफ होगी, और इसको नाम दे दिया पॉइंट B। अब बोल रहा है कि एंगल AOC और BOD को ऐड करोगे तो 90 डिग्री आएगा। अब A दिख रहा है, पॉइंट O दिख रहा है, पॉइंट C कहाँ है, पॉइंट C तो मुझे दिख ही नहीं रहा। तो ऐसे केस में आपको जो पॉइंट C नहीं दिख रहा है उस पॉइंट C को आपको बनाना है। A लिया, O लिया, थोड़ा सा टर्न कर दो और इसको नाम दे दो पॉइंट C। सिमिलरली मुझे B दिख रहा है, O दिख रहा है, D तो नहीं दिख रहा, तो B लिखो, O लिखो, थोड़ा सा टर्न कर दो और इसको लिख दो पॉइंट D, ठीक है, ये ऐसे। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है COD, मतलब आपको बेसिकली ये वाला जो एंगल है, ये बीच का जो एंगल है, ये आपको फाइंड करना है। तो ऐसे में डायग्राम आपको बनाते आना चाहिए, अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स दी हैं तो। हर बार डायग्राम बना बनाया मिलेगा ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स में क्या है, किसका मीनिंग क्या है वगैरह वगैरह, ये पढ़कर उसको कन्वर्ट करना मैथमेटिकली बनना चाहिए। खैर कैसे करें, ना मुझे AOC की वैल्यू दी है, मतलब मुझे ये वाली वैल्यू नहीं दी, ना मुझे ये वाली वैल्यू नहीं दी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैं कुछ सुपर मार्केट गई, कुछ मुझे वेजिटेबल्स खरीदनी है, ठीक है। अभी जैसे वेजिटेबल्स अपने इंडिया में यूजुअली आपको कैसी मिलती हैं, रॉ मिलती हैं। रॉ मतलब आप उसे चाहे दुकान से खरीदो, सब्जी वाले की, या सुपर मार्केट से खरीदो, आप उसको जब लेकर आते हो तो आपको घर आके आप उसे काटते हो। बट जो यूजुअली हमारे इंडिया के अलावा थोड़े बाहर की कंट्रीज़ हैं, वहाँ के सुपर मार्केट्स में आप देखना सब्जियाँ आपको ऑलरेडी कटी कटाई पैक्ड मिलती हैं। वैसे ऐसा खरीदना नहीं चाहिए बट स्टिल मिलती हैं। जैसे एक पैक्ड रहेगा, उस पैक में आपको गाजर, शिमला मिर्च, गोभी, इसका कॉम्बो आपको कटा हुआ मिलेगा, और वहाँ पे प्राइस टैग लगा रहेगा कि ये पर्टिकुलर कॉम्बो जो है, मतलब 3 चीज़ों का कॉम्बो जो है, ये इतने अमाउंट का है। उसमें वो ये नहीं बता रहा है कि शिमला मिर्च कितने रुपए पाव है, गोभी कितने रुपए पाव है, शिमला मिर्च कितने ग्राम डली है, गोभी कितने ग्राम डली है, गाजर कितने ग्राम डली है, वो ये सब नहीं बता रहा है। बस वो बता रहा है कि इन तीनों का कलेक्टिवली इतना प्राइस है। अब तुम बोलोगे उसमें से मेरे को शिमला मिर्च की कॉस्ट बताओ, तो वो बोलेगा ये नहीं है, तीनों का प्राइस बराबर इतना है, लेना है लो, नहीं तो जाओ सीधा। तो ऐसे ही मुझे ना तो अभी एंगल AOC की वैल्यू पता है, ना ही मुझको एंगल BOD की वैल्यू पता है,
बट क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन ये दी थी कि AOC और BOD दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा, दोनों की एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पता, बट दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर एक्चुअली आपको कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री गिवन दिया हुआ है। अच्छी बात है, ठीक है। अब आगे कैसे, अब देखो हमारे पास जो डायग्राम दिया है उस डायग्राम से साफ साफ समझ में आ रहा है कि AB इज बेसिकली क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। AB एक बेसिकली क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अगर वो एक स्ट्रेट लाइन है तो उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर में आपको जितने भी एंगल्स दिख रहे हैं आप उन एंगल्स का एडिशन बराबर 180 डिग्री लिख सकते हो। तो वहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD। अच्छा, इसका एडिशन बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। रीज़न यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, लीनियर पेयर। अब AOC की वैल्यू नहीं पता, BOD की वैल्यू नहीं पता, बट AOC और BOD दोनों के एडिशन की वैल्यू टोटल हमको पता है, यानी कि कितना, 90 डिग्री, ठीक है। और एंगल COD वैसे का वैसी। तो ऐसे में ना मैंने AOC की वैल्यू लिखी है ना मैंने वहाँ पे BOD की वैल्यू लिखी है, वहाँ पे मैंने दोनों के एडिशन की वैल्यू लिख दी 90। सो देयरफॉर यहाँ से एंगल COD कितना आया, 180 माइनस 90, दैट वुड बी 90। तो एंगल COD मुझे फाइंड करने को कहा था, मैंने फाइंड कर लिया। तो कई बार आपको हो सकता है एग्जैक्ट एंगल की वैल्यू ना दे, 2 या 3 एंगल के एडिशन की वैल्यू दे। तो अगर ऐसा भी देता है तो इस तरीके से काम करना है, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें डायग्राम तुमको बनाना रहे, उसके बाद इस चीज़ को हम ओवर करते हैं, फिर शो दैट वाले सवाल रहेंगे, है ना, कि इस टाइप के लीनियर पेयर में शो दैट वाले सवाल किस टाइप के आते हैं, तो वो मैं तुम लोगों को कर करके बता दूंगी। जैसे मान के चलिए आपको एक क्वेश्चन दिया है कि लाइन XY और जो आपके पास दूसरी लाइन है MN, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O पे, ठीक है, इंटरसेक्ट एट O। खैर इंटरसेक्टिंग लाइन से बना लेंगे। क्वेश्चन में ये दिया है कि एंगल POY ये कितना है, 90 डिग्री दिया हुआ है। और क्वेश्चन में साथ ही साथ में ये दिया है कि A:B का रेशो कितना है, 2:3। खैर अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको C फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो XY और MN ये 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है इसको ड्रॉ करने में, वो तो कोई भी कर लेगा। ये मान लेते हैं मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इस एक रे का हमने नाम रख दिया XY, ये पॉइंट X, ये पॉइंट Y। दूसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये मान लेते हैं मैंने दूसरी लाइन बना ली, इसका नाम मैंने क्या दे दिया, MN। ये पॉइंट M और ये पॉइंट N। अच्छा, अब उसके अलावा अब क्वेश्चन में ये बोला है कि एंगल POY 90 डिग्री का है। तो देखो Y दिख रहा है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है O वो भी दिख रहा है, बट P नहीं दिख रहा। लेकिन P पॉइंट जहाँ भी होगा वो इस तरीके से है, वो P पॉइंट कि एंगल कितना डिग्री का फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट, ये जो O पॉइंट है, इससे मैंने ऊपर की तरफ ऐसा एक लाइन बना दी, यहाँ पे नाम दे दिया Y, और सॉरी इसको नाम दे दिया P। अब ये एंगल क्योंकि 90 डिग्री का, तो देखो 90 डिग्री को यूजुअली हम इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं, है ना। ये जो आपको ऐसा सिंबल दिख रहा है ये समझ जाओ ये किसका सिंबल होता है, 90 डिग्री का। कई बार डायग्राम में डायरेक्टली ये सिंबल बनकर आता है, वहाँ लिखकर नहीं आता है कि ये बराबर 90 डिग्री, तो आपको समझना पड़ेगा कि अच्छा ये सिंबल है, मतलब ये एंगल ज़रूर कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। खैर अब बोला है A:B का रेशियो 2:3। अब उसने बताया नहीं कि A कौन है और B कौन है, मैं तुम्हें डायग्राम में बता देती हूँ कि A कौन है और B कौन है। ये वाले एंगल को आप A कहेंगे, इस वाले एंगल को आप B कहेंगे, और इन दोनों का रेशियो आपको कितना दिया है, 2:3। और आपको फाइंड करना है C वो बेसिकली इस एंगल को कह रहा है, इस एंगल को फाइंड करना है, ठीक है, इस एंगल को फाइंड करना है। अब देखो इसमें मैं तुम्हें एक मिस्टेक पॉइंट बताती हूँ, एक मिस्टेक पॉइंट मैक्सिमम हम में से बहुत सारे स्टूडेंट से मिस्टेक होती है। वो क्या करते हैं, C को और एंगल POY को वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लेते हैं। क्यों मैडम, देखो ना एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं। तो देखो सिर्फ अपोजिट दिखने से आप उसको वर्टिकली नहीं कहते। वर्टिकली को अप्लाई करने की जो सबसे फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है वो होती ही यही है कि वहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करनी चाहिए, है ना, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करनी चाहिए। मतलब अगर मैं कहूँ कि मेरे को एंगल C और POY को वर्टिकली लेना है, तो जो लाइन XY है और जो लाइन PN है, ठीक है, जो लाइन P है, देखो क्योंकि एंगल C का मतलब क्या होता है, एंगल C का मतलब होता है ये वाला एंगल, और एंगल 90 डिग्री वाले का मतलब होता है ये वाला एंगल। तो XY ने इंटरसेक्ट करना चाहिए PN के साथ।
बट एक्स वाई पी एन के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, वो एम एन के साथ इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्टिंग लाइंस एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, और पी एन कोई स्ट्रेट नहीं है, पी एन तो टर्न हो गई ना, देखो ना पी एन टर्न हो गई है, ये ऐसे ऐसे आ रही थी, फिर ऐसे आके फिर वो ऐसे टर्न हुई है, वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो इस तरीके से टर्न है। तो यहाँ पे वर्टिकली का कंसेप्ट मत लगा देना। खैर फिर कैसे करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि एक्स वाई और एम एन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना। तो जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिनके बारे में क्वेश्चन में दिया है, वो 100% स्ट्रेट लाइन होती है। तो यानी कि मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये लिख सकती हूँ कि एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन। ये लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। बट इस पर्टिकुलर लाइन को लिखने से पहले हमें क्वेश्चन में कहीं कुछ रेशो जैसी बू आ रही थी, कुछ रेशो के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है। हाँ दी तो है। क्या दी हुई है रेशो के बारे में जानकारी, कि A:B का रेशो ये आपको कितना दिया हुआ है, 2:3। ये इंफॉर्मेशन कैसी है, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन। अब आप यहाँ पे क्या करिए, कॉमन फैक्टर ले लीजिए कि लेट कॉमन फैक्टर बी x। अगर मैं यहाँ पे कॉमन फैक्टर x ले लेती हूँ तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3x। ये तो कॉमन फैक्टर से किया जाता है, ये तो आपको अब पता ही होना चाहिए। अच्छा, अब अगर एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है तो आपको उसके ऊपर, वैसे तो उसके नीचे भी एंगल्स है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट, स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट कि उसके ऊपर आपको कौन कौन से एंगल्स दिख रहे हैं। एक दिख रहा है एंगल XOM और दूसरा दिख रहा है MOP। तो यहाँ मैंने लिख दिया XOM, ठीक है, प्लस एंगल MOP प्लस और कौन सा एंगल दिख रहा है POY। इन सभी का एडिशन बराबर कितना होगा 180 डिग्री, और इसको हम लोग रीजन दे देंगे लीनियर पेयर। अब XOM आपको कितना दिया है, XOM तो B दिया था, बट बेसिकली वो B नहीं है। B की जगह क्या लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में 3x, है ना। B की जगह हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखने वाले हैं 3x। खैर अभी जो मैंने डेटा पुट किया, ये डेटा कहाँ से आया, ये गिवन से आया। अब B आपको कितना दिया है, B आपको 3x दिया हुआ है। A आपको कितना दिया है, A आपको 2x दिया है। 180 में से 90 गया तो 90 बचेगा। फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 90। अच्छा, ये जो डेटा आया 3x प्लस 2x, ये कहाँ से आया, ये डेटा हमने 1 से उठाया, तो फ्रॉम 1। सो देयरफॉर यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू विल बी 90 डिवाइडेड बाय 5। सो देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी 5 × 5, 4 आप लोगों का बच जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी 18। ये मैंने x की वैल्यू निकाली, बट क्या मुझे क्वेश्चन में x फाइंड करना है, नहीं, क्वेश्चन में तो मुझे वो c फाइंड करना है। अब c के बारे में आपका क्या कहना है, तो देखो c कैसे फाइंड करेंगे। तो खैर एक बात बताओ, क्वेश्चन में दिया था कि एक्स वाई और mn आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। जो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जिनके बारे में क्वेश्चन में दिया होता है, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। तभी तो मैंने लिखा एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन। तो सिमिलरली मैं ये भी लिख सकती हूँ कि mn जो है वो भी आप लोगों की क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। और अगर mn एक स्ट्रेट लाइन है तो mn के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, अगेन लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगा सकते हैं। अब mn लाइन को ध्यान से देखो, mn लाइन के इस तरफ से अगर मैं व्यू करती हूँ तो mn लाइन के इस तरफ से मेरे को वहाँ पे 2 एंगल दिख रहे हैं mn लाइन पे। हाँ, mn लाइन, एक ये एंगल m पॉइंट से और दूसरा ये वाला एंगल। तो एक एंगल को कहेंगे MOX और दूसरे को कहेंगे NOX। तो यानी कि मैं लिख सकती हूँ MOX प्लस एंगल NOX इक्वल टू कितना 180 डिग्री, और इसका रीज़न क्या है, लीनियर पेयर। अब MOX है, ये कितना है B, और जो आप लोगों का NOX है ये कितना है C, B प्लस C इक्वल टू 180। तो ये जो डेटा आया B प्लस C, ये मतलब MOX B है, NOX C है, कहाँ से आया, ये तो गिवन से आया। अब B की वैल्यू क्या मुझे पता है, तो देखो B की वैल्यू मुझे इतना तो पता है कि B को 3 टाइम्स ऑफ X कहते हैं, तो मैंने B की जगह 3 टाइम्स ऑफ X लिख दिया, है ना। अब ये B की जगह 3 टाइम्स ऑफ X लिख सकते हैं, ये कैसे पता है, ये फ्रॉम 1 से पता है। अब क्या x की वैल्यू पता है, बिल्कुल x की वैल्यू पता है, ऊपर हमने अभी अभी कैलकुलेट की हुई है x की वैल्यू। तो वहाँ पे कुछ रीज़न वगैरह दे दो, जैसे इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ताकि तुम यहाँ पे लिख सको फ्रॉम 2। तो 18 × 3 दैट विल बी 54 प्लस c इज इक्वल्स टू 180। सो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 54। सो देयरफॉर c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 126 डिग्री, ये आ गई c की वैल्यू। ठीक है, खत्म हो गई यहाँ पे कहानी।
तो लास्ट लाइन लिख लेना, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ सी इज इतना। अभी मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए ये सारे के सारे टू फाइंड वाले क्वेश्चन करवाए तुमको, कि कोई एक वैल्यू दी है या तो रेशो दिया है या कोई भी दूसरी डेटा और कुछ नया फाइंड करो। इसी में अब आपको टू शो दैट वाले सवाल भी देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको कुछ प्रूव करना रहता है, कुछ फाइंड नहीं करना रहता है, कुछ प्रूव करना रहता है। तो ऐसे सवाल जिनमें आपको कुछ प्रूव करना रहेगा, उन सवालों को हम कैसे करेंगे वो मैं कल सिखा के दूंगी, ठीक है। शो दैट वाले सवाल, उनमें देखो आपको सीखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं सोच रही हूँ, किस तरीके से मैं कर रही हूँ। अगर आप इस तरीके से हो जाओगे कि नहीं करके हमको तो मैडम आप कोई तकनीक बता दीजिए जिससे सारे शो दैट वाले सवाल बन जाए, तो ऐसी खैर कोई तकनीक नहीं होती है जिससे आपको सारे शो दैट वाले सवाल बन जाए। उसमें आपको अपना भेजा फ्राई करना ही पड़ेगा, आपको अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा कि अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे करे क्या, इसको वैसे करे क्या, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, वैसे करेंगे तो क्या होगा। यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन। इफ़ यू वॉन्ट अप्लाई योर ब्रेन तब आपके पास कुछ नहीं बनने वाला आपको, ठीक है। तो कल हम लोग शो दैट वाले सवाल करेंगे। शो दैट वाले सवाल करने के बाद हम लोगों का जो इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो क्या है, वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस, वो ख़त्म हो रहा है। देखो इस चैप्टर को टोटल 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। एक इंटरसेक्टिंग लाइंस के कंसेप्ट, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, रिफ्लेक्स, लीनियर, वर्टिकली आ जाता है। दूसरा होता है पैरेलल लाइंस के कंसेप्ट, जो कि काफ़ी बड़ा टॉपिक है, उससे बहुत सारे थ्योरम्स है, बहुत सारे प्रूव्स है, बहुत सारे क्वेश्चन है। उसके बाद आता है एक तीसरा टॉपिक, एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल वाला। ये 3 पार्ट्स को कंप्लीट करते हैं तब जाके हमारा सिलेबस खत्म होता है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। एनसीईआरटी में देखोगे तो तुमको बहुत ही छोटा सा दिखेगा, नन्ना मुन्ना सा दिखेगा, तुम्हें लगेगा अरे वाह कितना प्यारा है, छोटा सा चैप्टर खत्म हो गया। सीरियसली अगर मैं भी तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन देने लगूँगी तो रियली ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, बट हम लोगों को सीखनी है ना मैथ्स, ताकि हम खुद इस टाइप के क्वेश्चन आगे कर सकें। तो इसीलिए हम उसको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, पूरा एक एक चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हुए, ठीक है। खैर अभी यहाँ पे इस चीज़ को रोकते हैं।